हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में जैक 2024 का DI 1 एंड 2 ट्राई किया था। आज फटाफट से उसका थर्ड एंड फोर्थ DI कंप्लीट करते हैं, विच इज अगेन नॉट सो डिफिकल्ट, इजी टू मॉडरेट लेवल का है। तो फटाफट से देखते हैं कि क्या DI है, ज्यादा डिले नहीं करेंगे। राइट, दिस इज अ थर्ड DI विच सेज T20 क्रिकेट मैच है जिसमें दो टीम्स हैं, 20 ओवर्स की है। ऑब्वियसली T20 मैचेस हैं तो 20 ओवर्स के होंगे। रन स्कोर्ड इन एनी ओवर इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इंटीजर, रियल वैल्यू, नॉन नेगेटिव होते हैं जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। राइट, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, रियल नंबर नहीं है। द रन रेट एट द एंड ऑफ any over is the average run scored up to and including that over। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मुझे कहीं पर, जैसे इसने एग्जाम्पल पर भी बताया है कि रन रेट एट द एंड ऑफ kth ओवर इज द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन ओवर्स 1 to k इंक्लूडिंग k। तो अगर k की वैल्यू लेट्स से मैं 10 मान लेती हूँ, तो इसने जो भी मुझे रन रेट दे रखा होगा, k की वैल्यू 10 यानी 10 ओवर तक, 10वें ओवर को मिलाकर के, ठीक है, वो मेरा रन रेट है। तो अगर मेरे पास रन रेट है, मेरे पास नंबर ऑफ ओवर्स हैं, और उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ रन्स आ जाते हैं। ठीक है, इट्स लाइक नॉर्मल एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओवर करती हूँ तो रन रेट आता है। रन रेट को मैं नंबर ऑफ ओवर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ रन्स आते हैं। ठीक है, नॉर्मल एवरेज है। आगे क्या कह रहा है, फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द रन रेट ऑफ अ टीम एट द एंड ऑफ सम ऑफ द ओवर्स ड्यूरिंग अ T20 क्रिकेट मैच अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, वेयर इसने बता रखा है हमारी n-2 इज लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी n-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, which is less than n+6 and n+6 is less than or equal to 20। ऑब्वियसली बात है, मेरे ओवर 1 से लेकर 20 तक स्टार्ट है, तो मिनिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 20। बट यहाँ पे n-2 और n+6 की फॉर्म में दे रखा है, वेयर n is a positive integer। It is also known that the team did not score less than 6 and more than 15 runs in any over। ये लास्ट की लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि किसी भी टीम ने किसी भी ओवर में 6 रन से कम स्कोर नहीं किया और 15 रन से ज्यादा स्कोर नहीं किया। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं इसकी रेंज हमारी कितने से कितने होगी। n-2 और n+6 की वैल्यू में हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या हमारी वैल्यू आएगी। अगर मैं इनकी वैल्यू को, ये 1 से ज्यादा बोला है, इनकी वैल्यू को अगर 1 रखती हूँ, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू को 1 रखूंगी तो n-2 वुड बी 1 - 2 इज -1, ऑब्वियसली नेगेटिव में जाएगा नहीं। n की वैल्यू को 2 रखती हूँ तो n-2 इज 1, 2 - 2 इज 0। अब यहाँ पे 0 मेरा हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मेरा इसने बोला था, ठीक है, रन, लेकिन वो रन स्कोर्ड बोला था, रन स्कोर्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर n-2 0 कर दूंगी तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 पॉसिबल हो पाएगा? नो, ये भी मेरी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी। n इज इक्वल टू 3 रख दूं तो n-2 दैट वुड बी 3 - 2 इज 1। ना अब यहाँ से मेरी बात शुरू हो जाएगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो n की वैल्यू मेरी 3 सेटिस्फाई करती है, तो ये मेरी होगी स्टार्टिंग रेंज। n की स्टार्टिंग वैल्यू जो हो गई वो 3 से स्टार्ट करेगी, एंड मैक्सिमम n+6, n+6 मैक्सिमम मैं इसकी वैल्यू को कितना ले सकती हूँ कि n+6 मेरा 20 हो जाए, बिकॉज 20 ही ओवर है, तो n+6 में 20 तक ले सकती हूँ, तो n की वैल्यू 14 हो सकती है। तो n की वैल्यू 3 से लेके 14 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3 से लेके 14 तक इनकी वैल्यू लाई करेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बेस्ड ऑन दिस जो उसने मुझे एक रेंज सी दी हुई है, उसमें मैंने इनकी पॉसिबल वैल्यूज निकाली है कि इनकी पॉसिबल वैल्यू ना 1 हो सकती, ना 2 हो सकती, ना 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हो सकती। इनकी वैल्यू 3 से लेकर 14 तक ही लाई करेगी। राइट, एक इसने टेबल दी हुई है जहां पे इसने ओवर नंबर दिया हुआ है कि n-2 ओवर में उसने 8 रन रेट से चला है, nth ओवर में उसने 7.43 रन रेट है, n+2th ओवर में उसका 8.11 रन रेट है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको मैं एक चीज और यहाँ पर इलेबोरेट करना चाहूंगी कि अगर उसने कहीं पर ये मेंशन किया है कि nth ओवर में उसने 7.43 से रन रेट बनाए हैं, तो nth ओवर में पिछले जितने भी ओवर्स रहे हैं इंक्लूडिंग nth ओवर को मिलाकर के, ठीक है, उसके वो जितना भी आएगा
सारे रन स्कोर करे होंगे वो मिलाकर के है। ठीक है, अभी मैं उसको नंबर के तरीके से समझाऊंगी तो आपको बेटर समझ आएगा। पर उसके लिए मैं क्वेश्चंस देखती हूँ पहले, क्योंकि जितना उसने स्टेटमेंट बोली है उस बेसिस पर तो हम इतना ही सॉल्व कर सकते थे कि इनकी रेंज निकाल दी हमने 3 to 14, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इनकी इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आगे पूछ क्या रहा है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। आई आई होप आपको पजल तो समझ आ गई। पजल किस बारे में है? नॉर्मल उसने बोला है कि nth या kth ओवर तक की उसका नॉर्मल आपको रन्स बताने हैं, आपको रन रेट दे रखा है। अगर आपके पास ओवर नंबर है, आपके पास रन रेट है, उनको मल्टीप्लाई करके आप टोटल नंबर ऑफ रन्स निकाल सकते हो। एंड ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ओवर में उसने 6 से कम नहीं बनाए और 15 से ज्यादा नहीं बनाए। ठीक है, कहाँ इसका यूज होगा वो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू क्या है? अब मैंने एन की रेंज निकाल ली है, एन की रेंज 3 to 14 कुछ भी हो सकती है, बट मेरे सारे ऑप्शंस मेरी रेंज के विद इन है। 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 14 भी मेरी रेंज में है, 13 भी, 9 भी, 12 भी, 7 भी। तो अब कैसे करेंगे? तो अब ऑप्शंस रख के ट्राई करो, ट्राई विद योर ऑप्शंस, सबको मत निकालो। ट्रेडिशनली चलोगे, सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे, बट लेंदी जाओगे, तो ये नहीं करना है। अब क्योंकि अगर मेरे पास 3 to 14 देखो इतनी सारी वैल्यूज ट्राई करने से बेटर है कि मैं 5 वैल्यूज को फटाफट से ट्राई कर लूं और हो सकता है बीच रास्ते में कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए। जैसे एन की वैल्यू 14 डाल के देखते हैं। ठीक है, किसमें? जो हमें टेबल दी हुई है पीछे। ठीक है, अब एक चीज है इसमें कि टेबल की बात तो ठीक है कि हम उसमें वैल्यू डाल के देख लेंगे, लेकिन हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे क्या? हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो हमारी सही है नहीं है? क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम हर ओवर में 6 रन तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 6 रन तो बनने ही चाहिए हर ओवर में। कैसे? अब मैं आगे बताती हूँ इनकी वैल्यू रख करके। लेट्स ट्राई इनकी वैल्यू 14। पीछे चलते हैं, यहाँ में लेट मी क्लीन माय बोर्ड। इतना तो आपको समझ आ गया है कि क्या क्या चीजें हैं। इनकी रेंज समझ आ गई है आपको, तो मैं इनकी रेंज वाली चीजें ये एडिशनल डेटा रब कर देती हूँ फटाफट से, और इनकी वैल्यू 14 रख करके दिखाती हूँ कि इनकी वैल्यू 14 करके क्या आता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए जब मैं इनकी वैल्यू को 14 डालती हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट पे डाल रही हूँ, 14 माइनस 2 वुड बी 12। इनकी वैल्यू मैंने 14 डाली है, तो 14 माइनस 2 वुड बी 12। तो 12 ओवर तक का, 12 ओवर तक का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th ओवर तक मुझे बताया था कि जितने भी उसको रन मेंशन है, रन रेट मेंशन है, वो उसने ओवर को मिलाकर किया है, वो ओवर भी इंक्लूडेड है। तो 12 ओवर तक का रन रेट है 8, तो 12 ओवर तक इसने टोटल 96 रन बनाए होंगे, राइट। और एन की वैल्यू है 14, तो 14 ओवर तक उसने 7.43 की रन रेट से चला होगा, तो 14th ओवर तक उसने टोटल इतने रन्स बनाए होंगे, राइट। अब एक बार इसको फटाफट से देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 14 3 जा 42, 60, 104, राइट। अब इसने 14 ओवर तक तो 104.02 रन बनाए और 12 ओवर तक उसने 96 रन बनाए, तो विच मीन्स बीच के 13th प्लस 14th ओवर में उसने ये एडिशनल रन बनाए हैं, राइट। ऐसे ही तो पॉसिबल है हमारे पास। अब अगर मैं इसको माइनस कर दूं, 104.02 में से 96 माइनस करूंगी तो ये आएगा 8.02, विच मीन्स कि उसने 13वें और 14वें ओवर में मिलाकर के 13th एंड 14th ओवर में मिलाकर के 8.02 ही रन बनाए। अब इसको अप्रोक्सीमेट अगर मैं करूं, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, हर रन कोड इन एनी ओवर इंटीजर है, तो ऑब्वियसली इंटीजर प्लस इंटीजर वैल्यू आएगी, तो इसको लमसम 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो उसने टोटल 8 ही रन बनाए। बट क्या ये पॉसिबल हो सकता है? हम क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे? कैसे करने वाले थे हम कि किसी भी ओवर में उसने 6 रन से कम नहीं बनाए, मिनिमम 6 रन तो हर ओवर में बनाएगा ही बनाएगा। तो अगर हर किसी ओवर में उसने कम से कम 6 रन बनाए हैं, तो किन्हीं भी 2 ओवर्स का सम 6 + 6 12 तो बनना ही चाहिए। ये समझ आ रही है ना बात?
देखो अब ध्यान से देखो, n-2, n+2, n+4, n+6, इन सब में दो दो ओवर्स का गैप है। तो जो भी दे रखा है इनकी वैल्यू जो भी आएगी, मैं जब इनको इस टेबल में रखूंगी तो ये दो दो ओवर्स का सम पर मुझे बता रहा है। तो अगर नेक्स्ट ओवर का जो भी मेरे टोटल रन बनेंगे और पिछले ओवर पिछले से जो मैं निकालूंगी रन, उनको माइनस करके किन्हीं भी दो ओवर्स का सम आएगा। एन की वैल्यू 14 रखती हूँ इसमें तो ये 12 और ये 14 बनेगा। एन की वैल्यू 7 रखती हूँ तो ये 7 ओवर्स तक के सम देगा और ये 9 ओवर्स तक के सम देगा। तो 9 ओवर के सम में से 7 ओवर के सम को माइनस करूंगी तो 8 प्लस 9th ओवर का सम मुझे मिलेगा। राइट, ये बात समझ आ रही है ना? सॉरी, मतलब n की वैल्यू ये 9 रखने पर आएगी, 9 प्लस, हाँ ये 9 रखने पर 7 और 9 आएगा। ठीक है, तो किन्हीं भी दो ओवर्स का सम 6 प्लस 6 मिनिमम 12 रन तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम किसी एक ओवर में 15 बनाए, दूसरे ओवर में भी 15 बनाए तो 30 तक जा सकता है। तो 12 से 30 तक रन तो होने ही चाहिए ना, 12 to 30 रन के बीच में बात बनेगी। तो 8 तो मेरी रेंज में ही नहीं है। यहां से मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगी और यहां से समझ आया कि इनकी वैल्यू जब मैंने 14 रखी तो ये 8 13 प्लस 14 ओवर में 8 रन बना रहा है, विच डजंट सेटिस्फाई माई डेटा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है, राइट? अब इनकी नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करते हैं। इनकी नेक्स्ट वैल्यू ऑप्शन में 7। ओके, इनकी वैल्यू 7 रखते हैं। तो अगर मैंने इनकी वैल्यू को 7 रखा, इधर 7 रखा फर्स्ट सेकंड में, एंड ऊपर हो जाएगा 7 माइनस 2 5। तो 5 ओवर तक 5 इंटू 8 के रन रेट से टोटल 40 रन बनाए, और 7 ओवर तक 7.43 से 52.01। तो 52.01 को मैं 52 ही मान सकती हूँ। ठीक है, तो 7 ओवर तक ये बनाए, 5 ओवर तक ये बनाए, तो 6 प्लस 7 ओवर में उसने 52 माइनस 40 12 रन बनाए हैं। दिस सेटिस्फाइज द डेटा। ये मेरा क्रॉस वेरीफाई करता है। ठीक है, बट आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, आगे के पे करेगा कि नहीं करेगा, सब पे करना चाहिए वाला। तो अब चाहो तो इसको सब पे रख के देख सकते हो। जैसे अगर मैंने 7 को इधर रखा तो ये 7 प्लस 2 9, तो ये मेरा 8 प्लस 9th ओवर का डेटा देना चाहिए। तो लेट मी ट्राई दिस वन कि अगर मैं इसकी वैल्यू को आगे रखती हूँ तो 9th ओवर तक 8.11 के हिसाब से 72.99। अब इसको अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली 73 मानेंगे हम। तो अगर 73 माइनस 52 करूंगी तो क्या मेरे कम से कम 12 बनते हैं? यस, ये तो मेरे 21 रन बनते हैं। मेरी रेंज 12 से 30 की है रन की। ठीक है, तो ये भी मेरा सेटिस्फाई करता है। अगर मैं इसके अगले में भी रखूंगी, n+4 इज 11, तो अगर 11 इंटू 8.45 रखते हैं तो ये मेरा बनाता है 92.95 विच इज 93। क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू ले रही हूं मैं, माइनस अगर ऊपर के 9 रन तक के अगर मैं माइनस कर दूं तो ऊपर के 73 मैंने, सॉरी 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 कुछ छोटा सा इशू हो गया था। 93 माइनस ऊपर के 73 मैंने माइनस कर दिए तो ये मेरे 20 रन आते हैं, विच इज अगेन मेरी रेंज में है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे हर कोई चीज सेटिस्फाई कर लिया है। अब यहाँ पे 13 पर भी करूंगी तो 13 इंटू 8.08 और 11 का 93 में माइनस करूंगी इसमें से, तो ये भी मेरा कम से कम 12 तो बनाएगा ही। तो इनकी वैल्यू 7 रखने पे मेरी पूरी टेबल में किन्हीं भी दो ओवर्स का सम, जैसे इसमें मेरे कौन से दो ओवर आ रहे थे, अगर 11 ओवर्स तक में से मैं 9 ओवर्स माइनस कर दूंगी तो 10th प्लस 11th ओवर के रन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये माइनस 9 ओवर में से 7 का माइनस कर दूंगी तो 8 प्लस 9th ओवर के सम आ जाएंगे मेरे पास। तो किन्हीं भी दो ओवर का सम मेरा कम से कम 12 तो बन ही रहा है, विच सेटिस्फाई माई डेटा। लेट मी शो यू विथ टेकिंग अनदर वैल्यू ऑफ n। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आई थिंक अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि n की वैल्यू केवल 7 ही सेटिस्फाई कर रही है, तो हेंस माई आंसर इज 7। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि एक आधा वैल्यू और ट्राई करके दिखाऊं तो मैं इनकी वैल्यू 9 ट्राई करवा देती हूँ। 12 13 शायद नहीं लग रही होगी आपको, एक बार और ट्राई करके दिखा देती हूँ। अगर इनकी वैल्यू को मैं 9 लेती हूँ तो किन्हीं भी दो ओवर्स का सम कॉन्जिक्यूटिवली अगर मैं माइनस करूँ, क्या कम से कम 12 बनता है? नहीं बनता। लेट मी ट्राई दैट। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं इस वाली चीज को।
यहाँ साइड में लिख देती हूँ मैं ये वाली चीज। एक्चुअली कुछ स्लाइड में इशू हो रहा था तो आई वाज ट्राइंग टू रब इट, तो वो हो नहीं पा रहा है, तो हम इधर साइड में ही लिख लेते हैं। अगर मैंने फर्स्ट में 9 इधर रखा है इनकी वैल्यू को, तो पहले 7 ओवर हुआ एंड दूसरे मेरे हो गए 9 ओवर, राइट। तो 7 into 8 which is 56 and 9 into 7.43 which is 66.87। तो 66.87 को 67 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो 67 माइनस अगर 56 भी करूंगे तो ये 11 ही रन देगा, 12 कम से कम तो होने ही चाहिए ना। तो ये मेरे यहीं पर ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इनकी वैल्यू 9 भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। सिमिलरली आप इनकी वैल्यू को 12 एंड 13 भी रख करके देख सकते हैं, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो आपको ये समझ आ गया हम क्रॉस वेरीफाई किस चीज पर कर रहे हैं। क्रॉस वेरीफाई हम कर रहे हैं कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिवली माइनस करें तो वो 2 ओवर्स का सम देगा रन्स में, ठीक है। और रन में क्योंकि हर ओवर में कम से कम 6 रन कर रहा है, बना रहा है वो, तो किन्हीं भी 2 ओवर्स में रन का सम 12 तो बनना ही चाहिए। तो ना 14 पर सेटिस्फाई कर रहा है, ना 13, ना 9, ना 12, 7 पर वो पूरी टेबल में डेटा सेटिस्फाई कर रहा है। तो 7 इज माई करेक्ट आंसर, तो इनकी वैल्यू 7 है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of these pairs of over numbers the team could have scored 22 runs in total? टीम कौन से में 22 रन बना सकती है? Could have, देखो बनाए नहीं बनाए पता नहीं, लेकिन 22 बना सकती है पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की बजाय विल गो विद ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से जाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू 7 है, ये तो मुझे पिछले क्वेश्चन में पता चल ही गया। अब इनकी वैल्यू 7 रखने पर मेरे आंसर्स क्या क्या आए थे, देखो। जो मैंने इनकी वैल्यू 7 रखी थी, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये मेरा सारा डेटा इनकी वैल्यू 7 का। ओके, इट वाज माय 93 माइनस 73 इज इक्वल टू 22। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम रखी थी, तो ये 5th और 7th, जब इसको माइनस करूंगी तो ये कौन कौन से ओवर का सम है? 6th प्लस 7th ओवर का सम है, राइट। जब मैंने यहाँ पर ये वैल्यू माइनस करी थी 7th और 9th का, ये मेरा 8th प्लस 9th ओवर का सम आया था 21, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर वैल्यू माइनस करी थी तब मेरा आया था ये 10th एंड 11th, मतलब 11 में से 9 माइनस कर दूंगी तो 10th प्लस 11th ओवर का सम आया था। एक लास्ट का हमारा रह गया था विच इज लाइक, अगर मैंने 13 इंटू 8.08 इनकी वैल्यू लास्ट वाले में n+6 में और डाल दी मैंने, इसको करते तो हम कितना आता 105.04। तो उसमें से अगर मैं 105 में से, ओके धीरे लिख लेती हूँ, -93 किया होता तो ये मेरे कितने बनते? 12, राइट। यस 12 बन रहे हैं। तो ये मेरे 12th एंड 13th ओवर का सम है, राइट। अब यहाँ पर आप कहोगे कि 22 तो किसी में भी नहीं बने, बस बिल्कुल नहीं बने। पर ऑप्शन एलिमिनेशन में देखते हैं, 6th 7th में 12 है, 8th 9th में 21 है, 10th 11th में 20 है, 12th 13 में 12 है। तो देखो क्या 6 7 आंसर हो सकता है? नो, यहाँ तो 12 बने थे, नहीं है। क्या हमारा 7 ये 8 एंड 9 हो सकता है? 8th एंड 9th में कितने बने थे हमारे पास? देखो 8th एंड 9th में 21 बने थे, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ 21 बने थे। अगर मैं बात करूँ 10 एंड 11, 10 एंड 11 भी पॉसिबल नहीं है। 10 एंड 11 में मेरे 10 11 में मेरे 20 बने थे, राइट। देखो 10 प्लस 11 20 बने थे यहाँ पर, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब 7 और 8 की कहानी और 9 एंड 10 की कहानी, ना तो मैंने 7 8 निकाले, ना मैंने 9 10 निकाले। 6 7 थे, 8 9 थे, 10 11 थे मेरे पास, और 12 13 थे, इन्हीं का ही तो सम था मेरे पास, राइट। तो ना 7 8 का सम है, ना 9 10 का सम है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब करने का ये तरीका है, मुझे रन कितने चाहिए? 22। मुझे ये पता है कि 6 एंड 7 का टोटल सम 12 ही आया था, और वो 12 कैसे आया होगा? जब 6th ओवर में भी 6 रन बनाए होंगे और 7th में भी 6 रन, क्योंकि मिनिमम मिनिमम 6 तो बनाए नहीं होंगे, तभी जाकर के 12 बनेगा। तो उसने 6 रन ही बनाए हैं, तो 7वें ओवर में उसने 6 रन बनाए हैं। 22 करने के लिए उसको और कितने चाहिए? 16 रन और चाहिए। 16 रन और 8वें ओवर में बनाएगा तभी तो 22 होंगे उसके। बट वो मैक्सिमम तो 15 ही रन बना सकता है एज पर द लास्ट लाइन। तो अगर मैक्सिमम 15 रन बना सकता है और 6 रन उसमें करे हैं, तो ये 21 ही रन बन पाए, विच मीन्स सी ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं हुआ। तो
4 ऑप्शंस एलिमिनेटेड, तो पक्का से 9th एंड 10th कुड हैव स्कोर 22। हम इसका वेरीफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि 10th एंड 11th में 20 रन है। आई डोंट नो कि 20 रन में उसने कितने रन बनाए हैं, बट हाँ मैं ये जरूर ले सकती हूँ कि अगर इसमें 9th ओवर में इसने 6 बनाए होंगे और 16th में 16 बनाए होंगे तो ये पॉसिबल है कि हाँ इसने बनाए होंगे 22 रन। ठीक है, बट फिर भी ये वाली चीज हम देखते हैं कि बनेगा नहीं बनेगा, कैसी वाली सीन है, वो वाला हमारा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। ठीक है, बट 4 ऑप्शंस 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शंस तो डेफिनेटली हमारे आंसर्स नहीं है, वो हमने देख लिया है। 9 10 का बाइफर्केशन कैसे होगा नहीं होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं। डी ऑप्शन इज माई आंसर, मार्क एंड मूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है। In which of the following over numbers the team must have scored the least number of runs? Definitely पक्का से पता ही पता है कि इतने ही रन बनाए होंगे। लीस्ट कितने रन है? 6 रन। ये तो हमें पता ही है 6 रन उसने कहाँ बनाए थे। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, 6th ओवर में उसने 6 रन बनाए थे, 7th ओवर में उसने 6 रन बनाए थे, क्योंकि इन दोनों का सम 12 आया था। और हमारा 12 सम किन दो ओवर्स का आया था? ये देखो 12th एंड 13 ओवर का सम, 12वें और 13वें ओवर का सम भी तो 12 ही आया था, तो 12th ओवर में भी उसने 6 रन बनाए होंगे और 13th ओवर में भी 6 रन बनाए होंगे, राइट। तो 6 7 12 13 इनमें लीस्ट नंबर ऑफ रन बनाए हैं। जो भी आपका ऑप्शन में हो मार्क एंड मूव। तो इनकी वैल्यू इज 7, उसने 7 12 6 13 इनमें से लीस्ट नंबर ऑफ रन बनाए हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, 9th एंड 10th could have scored 22 runs in total। आई होप आपको समझ आया हो। कहीं पर कुछ भी इशू आ रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं देन एंड देयर आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं तभी सॉल्व कर दूं आपके डाउट को, नहीं तो मैं अपकमिंग वीडियो में डेफिनेटली आपको बता दूंगी। चलिए मूव ऑन टू दी नेक्स्ट डी आई, फोर्थ वन। वो किस बारे में है? ये तीनों डी आई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज वो पहले वो पार्ट देख लीजिए, क्योंकि वो दोनों डी आई इससे भी इजी है। ठीक है, तो मैंने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पर डीआई को बाइफरकेट किया था। फर्स्ट एंड सेकंड डीआई इससे भी आसान है, थर्ड डीआई को आप इजी टू मीडियम डाल सकते हो, एंड फोर्थ वैसे आसान है, मुश्किल कोई भी नहीं है, बट थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस उसमें ज्यादा लग जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोल रही हूँ। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो डेफिनेटली आप करके ही जाइएगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ भी आप अच्छे से एक बार देख लो, ना समझ आए तो रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। चलो फटाफट से 4 डीआई कंप्लीट करते हैं, आसान है। उसके लिए आपको थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह फेमिलियर टर्म होनी चाहिए। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब आसान है। क्या कह रहा है 4 डीआई? ये भी हमारा 9 10 11 3 क्वेश्चंस का क्लस्टर है। कह रहा है अ स्टोर ऑफर्स अ चॉइस ऑफ 5 डिफरेंट डिस्काउंट्स कूपन्स टू इट्स कस्टमर्स। 5 कूपन दे रखे हैं उसने, जैसे फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 250 रुपये है, 250 रुपीज, मिनिमम स्पेंडिंग ऑफ 1200, तो कम से कम आपको 1200 स्पेंड करने पड़ेंगे, तब आपको फ्लैट डिस्काउंट है 250 का। कूपन बी में 15% का डिस्काउंट है, कम से कम 500 आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, मैक्सिमम 300 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर 300 रुपये का डिस्काउंट है तो किसका 15% इज 300, तो कम से कम मतलब अगर आपने 2000 स्पेंड किए होंगे तो उसका 15% 300 रुपये का डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, तो आप 500 से सॉरी 500 से 2000 तक स्पेंड करेंगे तो आपको 500 का 15% 75 रुपीज, 75 रुपीज से लेके 300 रुपीज तक का डिस्काउंट मिलेगा। सी पर आपको 600 की ट्रांजेक्शन पर 100 का डिस्काउंट है फ्लैट। डी पर आपको कम से कम 250 की ट्रांजेक्शन पर 10% का डिस्काउंट, यानी 250 का 10% इज 25 रुपये एंड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 100 रुपया। ठीक है, विच इज यानी 1000 तक की सेल परचेज करने पर। कूपन ई कहता है कि फ्लैट 50 रुपए का डिस्काउंट है, मिनिमम 200 स्पेंड करने पर। ठीक है, तो 3 आपके फ्लैट डिस्काउंट है, ACE एंड बी एंड डी पे परसेंटेज डिस्काउंट है। फाइन, आगे कह रहा है द कस्टमर्स आर अलाउड टू यूज एट मोस्ट, यानी मैक्सिमम 1 कूपन इन 1 ट्रांजेक्शन, तो हर ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम एक ही कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 और मोर कूपन्स कैन नॉट बी कंबाइंड फॉर द सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन के लिए हम ऑब्वियसली बात है, यही हमारा रियल लाइफ सिनेरियो होता है, एक बार में हमें एक ही डिस्काउंट कूपन मिलता है, चाहे मूवी देखने जाए चाहे शॉपिंग करने जाए, मिलना होता है तो एक ही डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, 2 कूपन को हम कंबाइन नहीं कर सकते। ओके जी, तो A B C D E, इन पर हमारा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना है?
इस पे तो हमारा 250 का फ्लैट डिस्काउंट है, ठीक है। इस पर भी हमारा 100 का फ्लैट डिस्काउंट है, इस पर हमारा 50 का फ्लैट डिस्काउंट है। इस पर हमारा मिनिमम है 500 का 15% इज 75 रुपीज एंड मैक्सिमम है 300 का डिस्काउंट। और डी पर हमारा 10% यानी 25 रुपए का मिनिमम है 250 की शॉपिंग पे एंड मैक्सिमम है 100 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है जी, तो ये हमारे डिस्काउंट्स हो गए, ठीक है, मैक्सिमम। ओके जी, अब आगे देखते हैं। ये तो हमारा पूरा डीआई था, हमने जो जो वैल्यू निकालनी थी निकाल ली। इसी से हम चाहें तो इसका कॉस्ट प्राइस या फिर वैल्यू निकाल सकते हैं, वर्थ कितने की वर्थ की मैंने कोई भी चीज खरीदी है, मिनिमम मिनिमम वर्थ, ठीक है। एंड क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ओके, यहाँ पर हम हमारा डेटा दोबारा से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 4 कस्टमर्स यूज 4 डिफरेंट डिस्काउंट कूपन्स। ओके जी, चारों ने चारों अलग अलग डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल किया फॉर द रेस्पेक्टिव ट्रांजेक्शंस इन सच अ वे दैट दे ऑब्टेन अ टोटल डिस्काउंट ऑफ 710 रुपए। तो चारों का मिलाकर के मुझे 710 बनाना है, तो विच डिस्काउंट कूपन वाज नॉट यूज्ड। सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कुछ मुश्किल है। ऑप्शंस जंबल है, प्लीज ध्यान से मार्क कीजिएगा। मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, ए बी सी डी ई, ठीक है। ए पर मुझे फ्लैट 250 का डिस्काउंट था, बी पर मुझे 75 रुपीज से लेके 300 रुपीज तक का डिस्काउंट है, सी पर फ्लैट 100 का है, डी पर 25 से लेके 100 का है एंड ई पर फ्लैट 50 का है। अब 710 क्या है, मुझे यूनिट डिजिट से समझ आ रहा है, यूनिट डिजिट मतलब टेंस डिजिट से, कि 1 आ रहा है 71। 710 क्योंकि सारे नंबर्स मेरे 5 या 10 के मल्टीपल में है, तो 6 + 5 लाइक 60 + 50 इज 1110। 60 + 50 इज 1110 बनता है मेरे पास। तो किसी रेंज में 60 आना चाहिए, किसी रेंज में 50 आना चाहिए, मुझे ये पक्का से पता है, ठीक है। तो 50 मेरा इधर भी आता है, 50 मेरा इधर भी आता है, 60 मेरा इधर भी आता है, 60 मेरा इधर भी आता है। यहाँ ना 60 है ना इधर 60 है, ई पर भी 60 नहीं है, ना ए पर है ना सी पर है, ठीक है। ना बी पर 50 है, ना ए पर है ना सी पर है। तो इस हिसाब से बना सकते हैं कि व्हाट इफ अगर मेरा टोटल सम 600 बन जाए, किन्हीं 4 वैल्यूज को ऐड करके, चारों अलग अलग वैल्यूज को ऐड करके एंड मतलब एंड 4 वैल्यूज को ऐड करके 600 + 110, 60 + 50, बस काम खत्म मेरा। ओके, लेट मी यूज द हाईएस्ट वैल्यूज फर्स्ट बिकॉज बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। तो पहले मैंने 250 ऐड कर लिया। इसकी भी मैं बड़ी वैल्यू ऐड करना प्रेफर करूंगी क्योंकि ये काफी बड़ा है, क्योंकि मुझे 4 नंबर्स को ही ऐड करके 710 बनाना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि ये नंबर मेरे 500 700 तक ही है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, 300 200 ऐसी नंबर्स हैं। 7 10 4 वैल्यूज को ऐड करके बनाना है, तो 250 + 300। तो जब मैं ये करूंगी तो ये मेरा 550 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं 100 और ऐड कर दूं, 100 ऐड कर दूंगी तो ये मेरा कितना हो गया, 650 हो गया। 650 में अगर मैं 60 और ऐड कर दूं तो ये मेरा 710 बन जाता है, राइट। ये मेरा 710 बन गया है। 250 + 300 दिस इज 550, 550 + 100 दिस इज 650, 650 + 60 दिस इज माई 710, राइट। मेरा बाइफर्केशन इजीली हो गया। तो ये तो मेरा पक्का से ए डिस्काउंट है, ये मेरा पक्का से बी डिस्काउंट है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा होगा कि 100 की वैल्यू जो है, ये तो मेरा सी भी दे रहा है और ये मेरा डी भी दे रहा है, तो मैंने सी लगाया है या डी लगाया है, ये बात मुझे 60 बताएगा। 60 की वैल्यू क्या मैं डिस्काउंट कूपन ई से ले सकती हूँ? नहीं, ई से तो 50 की फ्लैट वैल्यू है और 50 तो मैंने यूज ही नहीं किया, विच मीन्स मैंने डिस्काउंट कूपन ई का इस्तेमाल नहीं किया। 60 लिया मैंने यहाँ से, डी से एंड सी से मैंने 100 ले लिया, तो ए बी सी डी का इस्तेमाल करके 710 रुपए बने एंड कूपन ही इस्तेमाल ही नहीं हुआ। था ना बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो यही मैं बात बोल रही हूँ कि अगर कोई डीआई आपको मॉडरेट लेवल भी लग रहा है तो उसका कम से कम एक क्वेश्चन, 3 में से एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जो केक वॉक है, मतलब आप उसमें थोड़ा सा आपने पढ़ा, थोड़ा सा इधर उधर का तिगड़म लगाया तो भी आप उस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। बाकी के 2 क्वेश्चन में भी आप कह सकते हो कि इसमें थोड़ा ज्यादा सोचने की जरूरत है, बट इतना तो प्लस माइनस ही करना था और कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। अभी फटाफट से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 10। 4 customers use 4 different discounts, इसमें भी चारों ने अलग अलग डिस्काउंट यूज किया है for the respective transaction such a way that nobody used any discount coupon suboptimally। प्लीज ये लाइन बहुत ध्यान से समझना, इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। कह रहा है कि किसी ने भी कोई भी डिस्काउंट कूपन सब ऑप्टिमली यूज नहीं किया। सब ऑप्टिमली की डेफिनेशन उसने ब्रैकेटेड पार्ट में दी है,
A discount coupon is used suboptimally if using another discount coupon could have resulted in a higher discount for the same transaction. कह रहा है कि अगर मान लीजिए मैंने लेट्स से 600 रुपये खर्च किए, ठीक है, 600 रुपये खर्च करने पर मुझे फ्लैट 100 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, 600 रुपये खर्च करने पे फ्लैट, अगर मैंने कूपन सी को इस्तेमाल किया तो 600 रुपये खर्च करने पे मुझे फ्लैट 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, किधर किधर किधर, नहीं, हाँ जी, अगर मैंने 600 पर ही कूपन बी ले लिया होता तो 600 पर कूपन बी यानी 15% का डिस्काउंट मुझे 90 रुपये मिलता. तो यस, कूपन बी को इस्तेमाल कर रही हूँ तो 90 रुपये मिल रहा है, और कूपन सी को इस्तेमाल कर रही हूँ तो 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. तो यस, मैंने कूपन सी सही पिक किया. बट व्हाट इफ अगर ये मेरा 600 ना हो करके लेट्स से ये 900 रुपीज होता, ठीक है, 900 रुपीज पर अगर मैं कूपन सी लेती तो मेरा 100 रुपये का डिस्काउंट मिलता क्योंकि उस पर तो फ्लैट डिस्काउंट है. बट अगर मैं कूपन बी लेती तब मेरा 135 रुपीज का डिस्काउंट होता, राइट, 15% के हिसाब से 900 रुपये पर 135 रुपीज का डिस्काउंट होता. तो बंदा ये कहता कि यार मैं कूपन सी क्यों लूं जब मुझे कूपन बी पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है. तो वो सब ऑप्टिमली वाली बात यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हर बंदे के पास उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, जितना भी जिस बंदे ने ट्रांजेक्शन की है, जितना जिस बंदे ने, इस पॉइंट पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हर सारे चारों बंदे ने सेम अमाउंट की ट्रांजेक्शन किया, वो ये नहीं बोल रहा. चारों बंदे की ट्रांजेक्शन अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, पर वो ये बोलना चाह रहा है, और ऑब्वियसली डिफरेंट है भी, पर ये बोलना चाह रहा है कि जो भी उसने ट्रांजेक्शन की है, लेट्स से जैसे मैंने 900 रुपये खर्च किए हैं, तो 900 रुपये खर्च करने पर मुझे किसी भी कूपन को लगा के जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, मैंने वही कूपन का इस्तेमाल किया है. ऐसा नहीं है कि मुझे कूपन सी लगा के तो 100 का मिल रहा है, कूपन बी लगा करके मुझे 135 का मिला तो मैं कूपन सी ले लूंगी, नहीं, 135 का मिला तो मैंने कूपन बी ही पिक किया होगा 900 की ट्रांजेक्शन पर, ठीक है, अगर मैंने 900 रुपये स्पेंड किया. तो यही कह रहा है कि nobody used any discount coupon suboptimally. A discount coupon is used suboptimally if using another discount coupon could have resulted in a higher discount. ऐसा कह रहा है कि किसी और डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करके अगर मुझे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होता तो उसको सब ऑप्टिमली बोलते, बट किसी ने भी सब ऑप्टिमली यूज नहीं किया, विच मीन सबको ऑलरेडी हायर मिला हुआ था जिसका जितना बनता है. ये लाइन को अच्छे से समझना, इस लाइन में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है. अब क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मिनिमम कंबाइंड स्पेंड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एनी डिस्काउंट. ठीक है, किसी भी डिस्काउंट लगाने से पहले मैंने लगाया तो मिनिमम कितना उसने कंबाइन स्पेंड किया होगा, वो ये पूछना चाहते हैं. कंडीशन क्या है, सब ऑप्टिमली वाली कंडीशन का मुझे इस्तेमाल करना है. तो मिनिमम 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 मुझे देखना है कि किसका कितना हो सकता है, ठीक है. नंबर्स को अगर ऑप्शंस को देखो 1550, 2300, 2250, नंबर्स काफी बड़े हैं. ओके, तो कूपन ए से ट्राई कर सकते हैं. कूपन ए की अगर मैं बात करूं तो कूपन ए पर कम से कम 1200 तो स्पेंड करना ही पड़ेगा. अब 1200 की स्पेंडिंग पर मैं ये देखूंगी कि क्या 1200 की स्पेंडिंग पर 250 के अलावा, जैसे अगर 1200 की स्पेंडिंग पर कूपन ए को इस्तेमाल करके 250 मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, तो 1200 की स्पेंडिंग पर 250 से कहीं ज्यादा तो कहीं किसी और कूपन पर नहीं मिल रहा है ना. नहीं, देखो, अगर कूपन ए पर 1200 की ट्रांजेक्शन 250 देता है तो कूपन बी पर 1200 की ट्रांजेक्शन अगर मैंने करी होती तो 1200 का 15% वुड बी 180 रुपीज, तो मुझे 250 से कम मिलता, तो कूपन ए भी मैं प्रेफर करती. यहाँ पर तो मेरा फ्लैट 100 का डिस्काउंट है, कूपन ई पर फ्लैट 50 का डिस्काउंट है, कूपन डी पर 1200 का 10% वुड बी 120, उतने का डिस्काउंट मिलता. तो कूपन ए पर 1200 की ट्रांजैक्शन पर मुझे 250 का डिस्काउंट, ये मेरा हाईएस्ट डिस्काउंट है. तो कूपन ए बिल्कुल करेक्ट है 1200 की ट्रांजैक्शन पर. मुझे मिनिमम अमाउंट सबका निकालना है, तो कूपन ए का मिनिमम अमाउंट 1200 ही है, ठीक है. अब यहाँ पर देखो कूपन सी, कूपन सी मैंने पहले इसलिए मैं कूपन ए सी पहले इसलिए पिक कर रही हूँ बिकॉज ये अमाउंट भी बड़े हैं थोड़े, एंड इसके साथ साथ ये फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फ्लैट डिस्काउंट वाला जो चीज़ है वो मेरे को थोड़ा बेटर भी लग रहा है, ठीक है, तो परसेंटेज वाइज सही रहेगा. अब कूपन सी है 600. अब क्योंकि कूपन ए इस्तेमाल हो चुका है तो दोबारा से कूपन ए पर हम नहीं जाएंगे, सबने अलग अलग डिफरेंट डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल किया. कूपन सी पर मुझे मिल रहा है 600 की ट्रांजेक्शन पर 100 का डिस्काउंट. अब देखूंगी कि क्या
DDE का इस्तेमाल करके मुझे 100 से ज्यादा कोई देता है क्या? देखो 600 के ट्रांजेक्शन पर अगर मैं कूपन बी का इस्तेमाल करूंगी तो देखो अभी मैंने निकाला था 90 रुपीज का, तो कूपन सी अभी भी मुझे हायर वैल्यू देगा। डी का इस्तेमाल करूंगी तो 60 रुपीज का मिलेगा और ई का इस्तेमाल करूंगी तो 50 रुपए का ही मिलेगा। तो कूपन सी पर मुझे 600 की ट्रांजेक्शन पर 100 का डिस्काउंट मिल रहा है, जो मेरा हायर ही प्राइस है, राइट। सिमिलरली कूपन ई देखूं, कूपन ई पर अगर मैं बात करती हूँ 200 की ट्रांजेक्शन पर 50 का डिस्काउंट, तो यहाँ पर मैं बी और डी, ए सी तो हो गए मेरे, बी और डी पर देखूंगी कि क्या 200 की ट्रांजैक्शन पर मेरा 50 या से ज्यादा मिलता है। यहाँ पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बी और डी को में से किसी को वेरीफाई क्यों नहीं किया। पहली चीज तो मैं फ्लैट वाली चीज खत्म कर रही हूँ, वो इजी टू कैलकुलेट है। दूसरी चीज मैंने 200 इसलिए ले लिया बिकॉज 500, 250 और 200 में 200 छोटी वैल्यू है और मुझे मिनिमम कंबाइंड स्पेंड निकालना है, तो कम से कम कंबाइंड स्पेंड निकाल रहे थे तो हमने ये ले लिया। 1200 मैंने स्टार्टिंग में इसलिए लिया था बिकॉज नंबर्स काफी बड़े हैं, तो मुझे देख के लग रहा था आइडिया कि 1200 ऐड हो रहा होगा इनमें कहीं पर, वरना बिना 1200 को ऐड किए इतना तो थोड़ा कम ही बना सकते हैं। 1550 ये जो छोटा ऑप्शन है, बाकी सब में तो इतने बड़े बड़े हैं कि 1200 ऐड हो रहा होगा। ठीक है, लमसम इतनी वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इन ऑप्शंस को ध्यान में रख करके करूंगी तो इजी एलिमिनेट कर लूंगी अपने केसेस को। तो अगर 200 की ट्रांजेक्शन देखूँ तो डी में तो मिनिमम ट्रांजेक्शन ही 250 की है, तो 200 पे मिलेगा ही नहीं। बी में भी मिनिमम ट्रांजेक्शन 500 की है, तो उस पर भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 200 की ट्रांजेक्शन मिनिमम में लूँ ना, वो ज्यादा बेटर है, 50 का डिस्काउंट। ठीक है, ये बन गया मेरा 2000। अब 4 डिस्काउंट कूपन है, 3 पर मेरी बात हो गई। ठीक है, तो मेरा 2000 की वैल्यू सही आ रही है। अब यहाँ पर मेरा आंसर जो है या तो 2300 होगा, 2250, 2350 या 2500। ठीक है जी, अब देखते हैं मिनिमम वैल्यू मैं कहाँ पर निकाल सकती हूँ। ओके, अब कूपन बी का देखते हैं, नहीं चलो कूपन डी का दिखवाते हो अब आपको। कूपन डी पर अगर उसने 250 की ट्रांजेक्शन करी होगी, तो 250 की ट्रांजेक्शन करने पर डी का मिनिमम 10% का डिस्काउंट विच इज 25 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। बट अगर वो यहाँ पर 250 की ट्रांजेक्शन नहीं, सॉरी इधर तो 10% का डिस्काउंट है ना हमारे पास, 250 की ट्रांजेक्शन, क्योंकि कूपन बी से कंपेयर करूंगी उसको, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये ई हो गया। अब डी का कंपैरिजन बी से करूंगी तो बी से कंपेयर करने के लिए 250 की वैल्यू तो मैं ले ही नहीं सकती ना, बिकॉज इसकी मिनिमम ट्रांजेक्शन इज 500, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर 500 रुपए ले लूँ, 500 रुपए क्यों लिया, सो दैट मैं बी और डी को कंपेयर कर सकूं उन दोनों की सेम वैल्यू पर। ठीक है, उन दोनों की सेम वैल्यू पर कंपेयर करने के लिए मैंने ये लिया था। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि मैंने ई पर ऐसे वैल्यू क्यों नहीं ली, आप ई पर भी लेकर के देख लो तो भी आपको इस पर ही फ्लैट मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 250 देखोगे, क्योंकि ई की वैल्यू में भी ऐसे कंपेयर की थी मैंने, यहाँ 250 लेकर के देखोगे तो भी आपको फ्लैट 50 का डिस्काउंट मिलेगा, विच इज ग्रेटर देन 25, 10% ऑफ 250। ठीक है, सिमिलरली 500 पर भी लेकर के देखोगे तो भी आपको यहाँ पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे 500 की बात करूं, 500 रुपीज पर अगर मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ, तो डी कूपन मुझे देता है 10%, 50 रुपीज का डिस्काउंट, और बी कूपन मुझे देता है 15 से 75 रुपीज का डिस्काउंट। तो अगर मान लीजिए किसी बंदे ने 500 रुपए स्पेंड करे हैं, तो वो कूपन डी क्यों लेगा, वो कूपन बी लेगा ना। किसी भी बंदे ने अगर 500 रुपए स्पेंड किए हैं तो वो डी ना लेकर के कूपन बी को इस्तेमाल करेगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, वो ये बोलना चाह रहा है कि सेम ट्रांजेक्शन के लिए मुझे अमाउंट वाइज कंपेयर करना पड़ेगा, जो भी है हमारे पास प्राइसेस। जब तक मैं इसको अमाउंट वाइज कंपेयर नहीं करूंगी तो मैं ये सब ऑप्टिमली वाली लाइन को प्रॉपरली वेरीफाई नहीं कर पाऊंगी। अभी भी कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि यार इसमें ये क्यों हो गया, हमारे पास तो 250 रुपए स्पेंड करते तो 2000 प्लस 250, 2250 मेरा आंसर आ जाता, और मिनिमम भी पूछ रहा है। लेकिन आप इसमें गड़बड़ ये कर रहे हो कि आप डी और बी को प्रॉपर कंपेयर नहीं कर रहे हो। डी बी को कंपेयर करने के लिए उनकी सेम अमाउंट पर कंपेयर करो, बिकॉज उसने बोला है फॉर दी सेम ट्रांजैक्शन। तो डी और बी में हाईएस्ट अमाउंट बी का है, तो बी का मैंने 500 रुपए पर कंपेयर किया, तो 500 रुपए पे जब मैं कंपेयर करूँ तो डी मुझे कम डिस्काउंट दे रहा है, बी मुझे हाई डिस्काउंट दे रहा है। जबकि अगर बंदा डी ले लेगा तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि मिनिमम स्पेंड 250 पर 10% मिला, लेकिन अगर उस क्या पता उसने 500 स्पेंड कर दिया हो, तो उसने 500 स्पेंड कर दिए होंगे तो उसको बी कूपन ज्यादा डिस्काउंट दे देगा, तो सब ऑप्टिमली वाली लाइन गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए वो कूपन बी का इस्तेमाल करेगा जिसमें उसको कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा और उसकी मिनिमम वैल्यू है 500,
तो उन सबको अगर मैं सम बनाऊं तो 2500 रुपीज मेरा कम से कम मिनिमम प्राइस आता है। कंडीशंस क्या क्या है, देखो आपको सिर्फ मिनिमम पे ध्यान नहीं देना। अगर सिर्फ मिनिमम ही होता तो मैं कम से कम वाली वैल्यू 200, 250, 500 और 600 को ऐड करती, फिर तो कोई बात ही नहीं थी ना। 6 5 11, 1550 मेरा आंसर होता। लेकिन वहां पर गड़बड़ होती सब ऑप्टिमली वाली बात। सब ऑप्टिमली कैसे, कि अगर मैंने मान लीजिए 600 वाली वैल्यू को यहाँ पर इस्तेमाल किया या 250 वाली वैल्यू इस्तेमाल करी, 250 वाले पर गड़बड़ हो जाती कि 250 वाला अगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे 10%, तो बंदा बोलेगा कि अरे यार मुझे तो कहीं और पर थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, मैं यहाँ पे क्यों डिस्काउंट लूँ, राइट। तो सब ऑप्टिमली वाली लाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। समझ आया। 250 वाला बंदा बोल देगा कि भाई मैं तो इधर स्पेंड करने पे तो मुझे 25 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, जबकि एक कूपन ही मुझे 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि वो तो मिनिमम 200 की ट्रांजेक्शन के लिए 50 दे देता है। तो यहाँ पर सब ऑप्टिमली गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको सब ऑप्टिमली वाले पॉइंट को ध्यान में रख करके मिनिमम अमाउंट निकालना है। टोटल ऐसे नॉर्मल मिनिमम नहीं निकालना, वो तो फिर क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं हमारा, ठीक है। 4 अलग अलग डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करना है आपको, सब ऑप्टिमली का ध्यान रखना है। अब बार बार सेम अमाउंट को कंपेयर करो बाकी से। जैसे अगर आपने 1200 लिया तो आप यहाँ पर 1200, यहाँ 1200, 1200, 1200 लगा के देखो, हाईएस्ट इसका सही आ रहा है तो ये लो। अगर आपने यहाँ पे 500 लिया है, या फिर जो नंबर कंपैरिजन में सेटिस्फाई करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने जब ये वाली चीज ली थी, बीडी को कंपेयर करी थी, तो 250 पर डेटा मैं बीडी को कंपेयर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने 500 का डेटा लिया। तो 500 के डेटा पर बी का कूपन इस्तेमाल होगा, ना कि डी का कूपन, ठीक है। तो क्योंकि मुझे ट्रांजेक्शन अमाउंट तो पता नहीं है, तो सब ऑप्टिमली वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कराने के लिए सेम नंबर पर, जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, सेम नंबर पर ही वेरीफाई करते हैं। सिमिलरली हम सेम नंबर निकालेंगे, उस पर वेरीफाई करेंगे, तो उससे हमें समझ आएगा कि भाई ये वाला कूपन इस्तेमाल करके तो सब ऑप्टिमली गड़बड़ हो जाएगा, तो ये वाले कूपन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस वाले कूपन का मिनिमम अमाउंट क्या है मुझे वो लिखना है। समझ आ रही है बात। दोबारा से इस क्वेश्चन को आराम से समझो, इसमें सब ऑप्टिमली वाली लाइन जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग है, आराम से समझो, वैल्यूज को कंपेयर करो, देन आप आंसर तक पहुंचो, ठीक है। इतना 1550 सीधा सीधा तो देखो देगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो 2500 इसका आंसर होगा। लेट्स ट्राई आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। 11th कहता है अ फैमिली वांटेड टू परचेज 4 प्रोडक्ट्स वर्थ रुपीज 1000 ईच। 4 प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट हजार का है, 4000, एंड अनदर प्रोडक्ट वर्थ रुपीज 300। ठीक है जी, तो 4300 रुपीज का हमारा प्रोडक्ट हो गया। ओके, 4000 प्लस 300। दे वर टोल्ड दैट दे कुड, फर्स्ट कहता है पे फॉर द 5 प्रोडक्ट्स थ्रू वन और मोर ट्रांजेक्शन। अच्छा, तो सारे के सारे 4300 रुपीज मैं एक ही ट्रांजेक्शन से भी पे कर सकती हूँ, या फिर अलग अलग ज्यादा ट्रांजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इन एनी वे दे वांट इट, सॉरी, as long as the purchase amount of any one product would not get split into different transactions. Okay, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट 1000 का खरीदा है, तो उस 1000 को मैं स्प्लिट नहीं कर सकती हूँ। लाइक ऐसा नहीं कि 1000 को मैं 500 500 में कर दूं, लेकिन ये 1000 इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेकिन कंबाइन 2000 की ट्रांजेक्शन, जैसे 4300 की इकट्ठी ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ मैं, 1000 की 2000 की इकट्ठी ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ, बट मैं 1000 को 500 एंड 1500 ऐसे नहीं तोड़ सकती। लाइक 1000 को 500 में 500 की 4 ट्रांजेक्शन में नहीं तोड़ सकती, सिंगल ट्रांजेक्शन को नहीं तोड़ सकते, मोर देन वन को कंबाइन कर सकते हो, वो ये कहना चाह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है यूज द सेम डिस्काउंट कूपन रिपीटेडली फॉर सेपरेट ट्रांजेक्शन इफ दे ऑप्ट फॉर मोर देन वन ट्रांजेक्शन। अच्छा, तो अभी तक के क्वेश्चंस में ये था, पिछले दोनों क्वेश्चन में, कि अलग अलग डिफरेंट डिस्काउंट कूपन इसने इस्तेमाल किया, इसमें कह रहा है कि सेम ही डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल किया जा सकता है, which is like अलग है पिछले क्वेश्चन से। तो what was the maximum discount they could opt in for their purchases? Fine. मिनिमम था पिछले क्वेश्चन में, मिनिमम स्पेंडिंग, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। देखो अगर मिनिमम डिस्काउंट पूछता तो मिनिमम डिस्काउंट तो आप सीधा ही निकाल देते हैं, इसका 250 है, इसका 100 है, इसका 50 है, इसका मिनिमम डिस्काउंट 75 बनेगा और इसका 25 बनेगा, तो वो तो सीधा सीधा ऐड कर देते। बट इसने मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम में अब आप ये तो कर नहीं सकते कि 250 150 इसका 300 और इसका 100, नो, क्योंकि मुझे अमाउंट जो बनाना है वो 4300 बनाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 710 सम बनाना था, ऐसे ही मुझे यहाँ पर 4300 सम बनाना है 5 प्रोडक्ट्स का। अब पांचों प्रोडक्ट्स में मैं डिस्काउंट कूपन सेम भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, कैसे भी कर सकती हूँ, बट मुझे 4300 चाहिए कि मैंने 4300 रुपये स्पेंड करे हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। ठीक है जी, मैक्सिमम डिस्काउंट देखो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मुझे 300 रुपये का मिलता है इधर, ठीक है।
15% 300 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, और यहाँ पर भी मुझे 300 दिखाई दे रहा है कि सॉरी ये तो स्पेंडिंग है ना, हाँ ये तो कंबाइन नहीं कर सकते। मैक्सिमम डिस्काउंट 300 रुपये का मिल रहा है, और इसकी स्पेंडिंग मैंने कितनी करी थी, 300 रुपये के डिस्काउंट के लिए मुझे स्पेंडिंग कितनी चाहिए, 2000। 2000 का ही 15% 300 बनता है ना, यस। तो 300 की स्पेंडिंग 2000 रुपये पर बनेगी मेरी। तो 4300 में से 2000 रुपये तो ये हो गए, और इसका मेरा 300 का डिस्काउंट हो गया मैक्सिमम, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि 2000 दो बार ले लूं, 2000 दो बार ले लूं, 400 रुपये एंड 300 की स्पेंडिंग दिखा दूं, 300 की अलग स्पेंडिंग दिखा दूं, ठीक है। लेट मी ट्राई दैट। 2000 4000 रुपये हो गए, एक पर 300 का डिस्काउंट मिल गया, दूसरे पर भी 300 का डिस्काउंट मिल गया। अब बचे मेरे पास 300 रुपये, और 300 रुपये का एक प्रोडक्ट और बच गया। अब 300 रुपये के प्रोडक्ट पर मुझे कितना होगा डिस्काउंट, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से 300 पर यहाँ 30% मिलेगा, और यहाँ 50 रुपये मिलेगा, तो ऑब्वियसली 50 है। तो ये तो हो गया मेरा 650। अरे आई डू हैव एन ऑप्शन 650। डी एलिमिनेटेड, ई एलिमिनेटेड, नन ऑफ द रिमेनिंग ऑप्शंस इज करेक्ट, ये भी नहीं होगा, ठीक है, जहां तक है, क्योंकि 650 आया। अब मुझे ये सोचना है कि क्या इसी तरीके से पॉसिबल है, या कोई और तरीका भी है जिससे मैं 700, क्योंकि मुझे ऑप्शन में दे रखा है, तो एक बार के लिए तो सोचेंगे ना कि जब 650 तक पहुंच गए तो क्या कोई और वे तो नहीं है जो मैं मिस आउट कर रही हूँ। ये 650 तो आपको समझ आ गया, 2000 पर 300 ले लिया, 2000 पर 300 ले लिया, 300 बच गए थे, वो मैंने 50 रुपये कूपन ई का इस्तेमाल करके फ्लैट 50 का डिस्काउंट ले लिया, तो 650 का डिस्काउंट हो गया। अब देखते हैं कि अगर मैं 300 ना लेकर के 1300 कर दूं, क्योंकि मैं कंबाइन तो कर सकती हूँ ट्रांजेक्शन्स को, उसने बोला था, क्योंकि मुझे 1200 पर 250 का डिस्काउंट मिलता है। अब ये 250, तो ये मेरे 50 से तो कहीं ज्यादा बन जाएगा ना। तो एक बार लेट मी ट्राई दिस, व्हाट इफ मैं 4300 को 3000 प्लस 1300 में ब्रेक कर दूं, राइट। अब 1300 की वजह से मुझे 250 का डिस्काउंट मिल गया, कूपन ए को लगा करके, कूपन ए मुझे मिनिमम 1200 की ट्रांजेक्शन पर फ्लैट 250 का डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे ये डिस्काउंट मिल गया, और बाकी 3000 का यहाँ पर हम बाइफरकेट कर। नेक्स्ट मेरा हाईएस्ट डिस्काउंट, क्योंकि कूपन बी देता है 300 रुपये का मैक्सिमम, तो 3000 को अगर मैं 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 में कर लूँ, तो 15% ये देगा मुझे 150, 15% 150, 15% 150 एंड 250, ये है ही मेरे पास। तो 15 3 45, 450 प्लस 250, दिस इज 700। इस तरीके से मैं 650 से भी ज्यादा डिस्काउंट ले सकती हूँ। तो 700 इज माई करेक्ट आंसर। इससे ज्यादा तो और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसको 2300 भी कर दिया तो भी मैं फिर इस पर 250 का ही डिस्काउंट ले पाऊंगी, और अगर इधर मैंने कर दिया तो भी इतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा मुझे, मैक्सिमम ये 2000 पर मुझे 300 का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो ये ही मेरा ऑप्टिमल वे होगा, क्योंकि ये मेरे हाइयर डिस्काउंट देते थे 250, और कूपन ए एंड बी तो मेरे सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो ए को भी इस्तेमाल कर लिया, बी को भी इस्तेमाल कर लिया। ए को मैंने दो ट्रांजेक्शन कंबाइन कर दी 1000 प्लस 300 की, और बी पर मैंने 1000 के 3 कूपन लगा दिए। वो बोल भी रहा है मैं सेम कूपन को मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है। तो कंबाइन प्लस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पॉइंट का इस्तेमाल हुआ है इसमें, कि हम सेम ही कूपन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कंबाइन भी कर रहे हैं, दोनों का इस्तेमाल करके 700 मैक्सिमम डिस्काउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आई हो। येस आई डू एग्री, लास्ट वाली ये दोनों पजल जो है वो थोड़ा ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस रिक्वायर कर रही हैं, डिमांड करती हैं, एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड वन, बट इतना मुश्किल नहीं है। एंड दोनों का ही फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था, तो एटलीस्ट वो फर्स्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप करके आए, अटेम्प्ट करें, एंड सेकेंड थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा और अगर आपको समय मिलता है तो थोड़ा सा पॉज दे करके आराम से समझो, इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़े नंबर से इधर उधर खेल रहा है। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए आप, जैट का एग्जाम अब आने ही वाला है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सेल्फ फेसिंग योरसेल्फ। चलिए बाय बाय।